नमस्कार, राधे राधे साथियों। आरपीसी तरंग पे आपका स्वागत है। और आज हम करने वाले हैं जो अपना अप्रैल का क्रोनोलॉजी वाला पार्ट। ठीक है, अप्रैल क्रोनोलॉजी जो है इसका पार्ट अपन यहाँ पे करने वाले हैं। और इसमें हम अप्रैल क्रोनोलॉजी में न्यूज़ पढ़ेंगे मार्च 2026 की, जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी आरपीएससी का फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम है, ठीक है। लैब टेक्नीशियन का भी, लैब असिस्टेंट का एग्ज़ाम है। तो इन सभी में आपके मार्च मंथ से करंट अफेयर्स पूछने की बहुत संभावनाएं हैं। जैसा कि आरपीएससी का पैटर्न है, वो एक ही मंथ से करंट अफेयर्स पूछ लेती है। तो जैसे मई में एग्ज़ाम है, तो अप्रैल को छोड़ के मार्च और फरवरी का करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो एशियाई कप तीरंदाजी 2026 में जो जयपुर के रजत चौहान है, रजत चौहान ने क्या जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। तो गोल्ड मेडल जीतने वाले कौन है? जयपुर के रजत चौहान हैं, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। और प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो थाईलैंड के बैंकॉक में ये प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। और ये प्रतियोगिता जो है 27 मार्च 2026 को यहाँ पे इन्होंने अपना गोल्ड मेडल हासिल किया है, जयपुर के रजत चौहान ने एशियन कप तीरंदाजी में। ठीक है, अब इसमें गोल्ड मेडल रजत चौहान ने जीता है। किसके साथ मिलकर जीता है? तो इन्होंने, रजत चौहान ने चिकिता तनीपर्थी, क्या नाम है? चिकिता तनीपर्थी जो है, इनके साथ कंपाउंड कैटेगरी मतलब मिश्रित टीम में ये इन्होंने भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता है। ओके, और भारतीय ये जो जोड़ी है, इन्होंने मलेशिया की टीम को हराया है। हराया किसको है? तो हमने इंडियंस ने हराया है मलेशिया की टीम को। 158 और 156 का जो है स्कोर यहाँ पे रहा था। ठीक है, तो 2 पॉइंट से ये हारे हैं। फिर पदक तालिका में देखें तो रजत ने इस टूर्नामेंट में एशियन कप तीरंदाजी में क्या है? टोटल 3 मेडल जीते हैं। तो मिश्रित कैटेगरी में तो इन्होंने ये एक गोल्ड जीता है, किसके साथ? चिकिता तनीपर्थी के साथ में। ओके, और इन्होंने पुरुष व्यक्तिगत में भी एक मेडल जीता है। और पुरुष टीम स्पर्धा में इन्होंने क्या है? 2 कांस्य पदक जीते हैं, ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। ठीक है, तो इन्होंने 3 पदक कैसे जीते हैं? मिश्रित कैटेगरी में एक गोल्ड जीता है, ओके, और पुरुष व्यक्तिगत और पुरुष टीम स्पर्धा में इन्होंने 2 कांस्य मेडल, ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। और रैंकिंग में इनका रिकॉर्ड क्या है? तो इनका रिकॉर्ड है रजत का जो है 712 अंक के स्कोर के साथ ये नंबर 1 पे हैं। अब बात करते हैं आगे। तो जल प्रबंधन में राजस्थान को राष्ट्रीय गौरव, प्रथम जनगणना जो है समयबद्ध पूर्ण कर ली है राजस्थान ने। और राजस्थान ने जो है जल संसाधन प्रबंधन के लिए एक अपनी क्या बना ली है? नेशनल लेवल पर अपनी पहचान बना ली है। और ये जो है विशिष्ट सम्मान जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा अपने राजस्थान को दिया गया है। ठीक है, किसने दिया है? जल शक्ति मंत्रालय ने दिया है। और पुरस्कार का आधार क्या है? पुरस्कार का आधार क्या है? बेस क्या है? तो बेस ये है कि जो भी बृहद और मध्यम सिंचाई परियोजनाएं हैं, कौन सी? जो बृहद और मध्यम सिंचाई परियोजनाएं हैं, उनकी फर्स्ट जो गणना है, फर्स्ट कैलकुलेशन का कार्य क्या कर लिया है इन्होंने? टाइमली पूरा कर लिया है। ठीक है, टाइम बाउंड इन्होंने तरीके से पूरा कर लिया है। इसके लिए इनको, राजस्थान को क्या मिला है? ये पुरस्कार दिया गया है, राष्ट्रीय गौरव से सम्मानित किया है। जल प्रबंधन में, वाटर मैनेजमेंट में किसने किया है? तो जल शक्ति मंत्रालय ने किया है। अब ये सम्मान समारोह 23 मार्च को हुआ था, नई दिल्ली में हुआ था। ठीक है, 23 मार्च को नई दिल्ली में भी कहाँ पर? तो ये डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित हुआ था। और विश्व जल दिवस कॉन्क्लेव के दौरान ये आयोजित किया गया था। ठीक है, तो 23 मार्च को विश्व जल दिवस कॉन्क्लेव के दौरान ये आयोजित किया गया था नई दिल्ली में, डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में। अब आगे बात करें तो वर्तमान में क्या है अपने देश भर में? ठीक है, वर्तमान में देश भर में जो लघु सिंचाई है 7वीं और जल निकाय 2nd जो है, और स्प्रिंग जो है, इनकी पहली गणना का कार्य क्या चल रहा है? प्रोसेस में चल रहा है। नोडल विभाग यहाँ पे क्या था? तो नोडल विभाग राजस्थान में इन गणनाओं के लिए क्या था? जल संसाधन विभाग को नोडल विभाग बनाया गया था। और निदेशक जो है, निदेशक नहर जयपुर को यहाँ पे राज्य नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया था। ठीक है, तो जल संसाधन विभाग को तो नोडल डिपार्टमेंट बनाया गया, तथा निदेशक नहर जयपुर को क्या बनाया गया? यहाँ पे राज्य नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है वाटर मैनेजमेंट के इसके लिए। और राजस्व विभाग की इसमें क्या भूमिका रही? तो राजस्व विभाग ने जो भी अन्य संबंधित कैलकुलेशन थी, उनके मैनेजमेंट की जिम्मेदारी ली थी। ठीक है, तो राजस्व विभाग ने भी यहाँ पे अपनी जो है क्या निभाई है? भूमिका निभाई है। अब आगे बात करते हैं इसमें। तो सनातन प्रीमियर लीग जो है 2026, इसमें अपनी राजस्थान की टीम क्या बनी है? पहली चैंपियन बनी है। देश भर में चर्चित है सनातन प्रीमियर लीग SPL 2026। इसका आयोजन मध्य प्रदेश के इंदौर में किया गया था। कहाँ पे हुई थी ये SPL जो है? मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में ये आयोजित की गई थी। SPL सनातन प्रीमियर लीग 2026 आयोजन तो MP इंदौर में हुआ, लेकिन जो राजस्थान है वो यहाँ पे क्या बना है? यहाँ पे अपना चैंपियन बना है। ठीक है, तो फाइनल मुकाबले में राजस्थान महाराणा प्रताप रणबांकुरे ने क्या किया है? मध्य प्रदेश अहिल्या माता गार्जियंस को 39 रनों से हरा दिया है। ठीक है, MP में आयोजन हुआ, लेकिन MP वालों को ही अपने राजस्थान वालों ने हरा दिया है 39 अंकों के रन के साथ में। ठीक है, मध्य प्रदेश अहिल्या माता गार्जियंस को हमने हराया है, और राजस्थान से महाराणा प्रताप रणबांकुरे टीम थी। अब आयोजन स्थल कहाँ है? तो इंदौर में है, लेकिन इंदौर में भी कहाँ पर है? जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में। कहाँ पे है? MP इंदौर में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में है। और मैन ऑफ द सीरीज यहाँ पे कौन है? तो मैन ऑफ द सीरीज यहाँ पे है राजस्थान के लक्ष्मी
नारायण गुर्जर जी। ठीक है, कौन है? राजस्थान के लक्ष्मी नारायण गुर्जर जो हैं ये मैन ऑफ द सीरीज है। पुरस्कार राशि यहाँ पे क्या है? तो विजेता टीम को 31 लाख रुपये यहाँ पे दिए गए हैं और उप विजेता टीम जो है सेकंड नंबर पे जो टीम है उनको 15 लाख रुपये दिए गए हैं। ठीक है, पहले 31 लाख है फर्स्ट विनर जो भी है उनको, और जो रनर अप है उप विजेता है उनको 15 लाख रुपये दिए गए हैं। इसका आधा है। ठीक है, तो 31 का आधा वैसे तो 15.5 होगा, लेकिन 15 लाख आपको याद रखना है। प्रेरणा स्रोत क्या है? तो ये पूरी लीग जो है सुप्रसिद्ध कथावाचक जिनको आप सभी जानते भी होंगे तो देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज इनके मार्गदर्शन में आयोजित की गई थी। ठीक है, तो ये सनातन प्रीमियर लीग है। अब आगे बात करते हैं 5वीं राष्ट्रीय मास्टर वेट लिफ्टिंग जो चैंपियनशिप है, इसमें पूनम शर्मा जो है, पूनम शर्मा ने क्या जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। किसमें जीता है? 5th नंबर की जो नेशनल मास्टर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप है इसमें पूनम शर्मा ने गोल्ड मेडल जीता है। और ये जो प्रतियोगिता है वेट लिफ्टिंग वाली ये अपने हरियाणा भिवानी में हुई थी। हरियाणा भिवानी के लोहारू में ये आयोजित की गई थी। कहाँ पर? हरियाणा भिवानी लोहारू में आयोजित की गई थी। 14 से 15 मार्च को की गई थी। कौन से नंबर की थी? तो 5th नंबर की थी। किससे रिलेटेड है? तो ये है मास्टर वेट लिफ्टिंग से रिलेटेड। ओके, और अपनी पूनम शर्मा जी ने यहाँ पे गोल्ड मेडल जीता है। आगे हम यहाँ गोल्ड मेडल कहाँ जीत के आए थे? तो ये देखिए हमने जीता है जयपुर के रजत चौहान ने एशियाई कप तीरंदाजी में। किसके साथ मिलके? तो चिकिता तनिपर्ती के साथ में कंपाउंड कैटेगरी में जीता है। कितने अंकों से इन्होंने जीता था? तो 158 अंकों से इन्होंने ये जीता था। हराया किसको था? मलेशिया की टीम को हराया था। और रजत चौहान जो है इनका 712 स्कोर था। ये हमने यहाँ पे देखा। तो एक गोल्ड मेडल ये एशियन वाला कप वाला याद रखना है। ओके, और इधर भी हमने सनातन प्रीमियर लीग में भी फर्स्ट आ रहे हैं। तो ज़्यादातर जो भी अपन है उसमें फर्स्ट ही आ रहे हैं। ऐसा इसमें मार्च के करंट अफेयर में अपने को ज़्यादातर जगह देखने को मिलेगा, 100% नहीं है। ठीक है, अब देखिए तो हम वेट लिफ्टिंग की बात करें, पूनम शर्मा जी ने ये यहाँ पे गोल्ड मेडल जीता है वेट लिफ्टिंग में। और ये भरतपुर की रहने वाली है। ठीक है, भरतपुर की पावर लिफ्टिंग कोच हैं ये पूनम शर्मा जी। इन्होंने ये रिकॉर्ड अपना दर्ज किया है गोल्ड मेडल जीत के। और पूनम ने 57 किलोग्राम भार वर्ग में, ठीक है, इनकी कैटेगरी तो क्या है कि वही 57 भार वर्ग है, लेकिन इन्होंने टोटल 56 किलोग्राम भार उठाकर महिला वर्ग में अपना प्रथम स्थान हासिल कर लिया है। और इससे पहले ये जो है 2024 की नेशनल मास्टर चैंपियनशिप, ठीक है, कौन सी? 2024 की नेशनल मास्टर चैंपियनशिप और टोंक में जो आयोजित हुई थी स्टेट मास्टर चैंपियनशिप, इसमें भी गोल्ड मेडल जीत चुकी है। ठीक है, तो पूनम जी के बारे में आपको क्या याद रखना है कि भरतपुर की क्या है? पावर लिफ्टिंग कोच है। इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है 5th नेशनल मास्टर वेट लिफ्टिंग में। कहाँ पे आयोजित हुई थी? हरियाणा के भिवानी जिले के लोहारू में। ओके, और 57 कैटेगरी से ये खेलती हैं, लेकिन जो है इन्होंने भार यहाँ पे उठाया है हरियाणा वाले में 56 किलोग्राम और फर्स्ट स्थान अपना हासिल किया है महिला वर्ग में। और 2024 में भी इन्होंने नेशनल मास्टर चैंपियनशिप और टोंक में आयोजित स्टेट मास्टर चैंपियनशिप 2026 में भी गोल्ड मेडल जीता है। 24 में भी जीत लिया है नेशनल वाली में, और स्टेट में जीता है भाई एक 26 वाली में गोल्ड मेडल। आगे बात करें नागौरी पान मेथी की, तो नागौरी पान मेथी जो है सामुदायिक किसान किस्म के रूप में पंजीकृत अब कर दी गई है। तो राजस्थान की जो नागौरी पान मेथी है उसको पादप किस्म और किसान अधिकार संरक्षण प्राधिकरण PPVFRA जो है उनके द्वारा सामुदायिक किसान स्कीम कम्युनिटी फार्मर्स वेराइटी, ठीक है, तो सामुदायिक किसान स्कीम कम्युनिटी फार्मर जो वेराइटी है उसके रूप में आधिकारिक तौर पर पंजीकृत करने का क्या दिया है? पेटेंट प्रदान कर दिया है। कानूनी संरक्षण जो है इसमें ध्यान रखेंगे तो ये पंजीकरण पौधा किस्म और किसान अधिकार संरक्षण अधिनियम 2001 के तहत किया गया है, जो इस मेथी के लिए, ठीक है, इस मेथी के लिए विश्व का पहला क्या होगा? बौद्धिक संपदा अधिकार होगा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होगा। ठीक है, 2001 याद रखना है आपको ये एक्ट, ठीक है, पौधा किस्म और किसान अधिकार संरक्षण एक्ट। आगे बात करें तो वैधानिक संरक्षण में जो है अपन को ध्यान रखना है नागौर के किसान समुदाय को इसका कानूनी संरक्षक माना गया है। ठीक है, नागौर के किसानों ने इनको क्या दिलाया है भाई? ये क्या दिलाया है? यहाँ पे दर्जा दिलाया है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय पहचान के लिए। तो और मुंडवा की जो प्रधान और महिला किसान है, ठीक है, इनका नाम आपको याद रखना है विशेषता कि मुंडवा की प्रधान है और महिला किसान है ये गीता देवी जी। इन्होंने ये क्या किया था? आवेदन प्रस्तुत किया था। उसके बाद में सारी प्रोसेस वगैरह हुई और ये हमें क्या मिला है? यहाँ पे नागौरी पान मेथी को जो है सामुदायिक किसान स्कीम के रूप में पंजीकृत किया गया है। विशेष अवसर यहाँ पे देखें तो यूनाइटेड नेशन जो है, यूनाइटेड नेशन ने क्या किया है? अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष 2026 के दौरान जो है ये हमें प्राप्त हुआ है। पहचान का संकट देखते हैं तो पहचान के संकट में ये देख रहे हैं कि लंबे समय से जो है इसको अपन नागौरी पान मेथी को कसूरी मेथी के नाम से जानते थे, बेचा जा रहा था, जो जिससे कि स्थानीय किसानों को सही पहचान और उचित मूल्य नहीं मिल पाता था। मसाला बोर्ड की सूची में जो है भारतीय मसाला बोर्ड की आधिकारिक सूची में 53 जो नंबर है उसमें मसाले के रूप में अब नागौरी पान मेथी को शामिल किया गया है। आगे बात करें तो अखिल भारतीय पुलिस वॉलीबॉल जो है उसमें अपने राजस्थान पुलिस ने क्या बनाया है? रिकॉर्ड बनाया है, इसमें भी गोल्ड मेडल जीता है। तो वॉलीबॉल में भी हमने क्या जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। कहाँ पे आयोजित हुई थी? तो केरल के तिरुवनंतपुरम में आयोजित हुई थी प्रतियोगिता। 74 नंबर की थी। कौन से नंबर की? 74 नंबर की थी। अखिल भारतीय पुलिस वॉलीबॉल क्लस्टर, ठीक है, अखिल भारतीय पुलिस वॉलीबॉल क्लस्टर में राजस्थान ने जो है क्या है? गोल्ड मेडल जीता है। यहाँ पे आयोजन हुआ था 23 से 27 फरवरी को। इससे पहले जो हमने देखी है 5th नंबर की देखी है नेशनल वेट लिफ्टिंग
वेट लिफ्टिंग वाली, ठीक है, उसमें पूनम शर्मा जी को अपन को याद रखना है। और हमने जो एक और देखी है एशियाई तीरंदाजी वाली, ठीक है, एशियाई तीरंदाजी वाली जो है हमने देखी है, उसमें हमें क्या याद रखना है, रजत चौहान जी को याद रखना है, ठीक है, रजत चौहान ने गोल्ड मेडल जीता है। तो ये दोनों आपको अच्छे से याद रखनी है। और अब हम देखते हैं 74 नंबर की अखिल भारतीय पुलिस वॉलीबॉल क्लस्टर। तो इसमें अपने राजस्थान की जो पुलिस है उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। आयोजन हुआ था केरल तिरुवनंतपुरम में, ठीक है। और ये एशियाई वाली तो थाईलैंड के बैंकॉक में हुई थी, और ये वेट लिफ्टिंग वाली अपने हरियाणा के जो है लोहारू में हुई थी, ठीक है। और ये वॉलीबॉल की हुई है केरल के तिरुवनंतपुरम में 23 से 27 फरवरी को। और इस प्रतियोगिता में 74 साल के इतिहास में पहली बार राजस्थान पुलिस की महिला टीम क्या बनी है, चैंपियनशिप बनी है। तो पहली बार महिला टीम चैंपियनशिप बनी है, इसलिए थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 74 साल का रिकॉर्ड इन्होंने भाई तोड़ा है यहाँ पर। और राजस्थान की महिला टीम ने पिछले वर्ष की विजेता CRPF को रोमांचक फाइनल में 3-2 से हराकर ये गोल्ड जीता है। तो अपने राजस्थान पुलिस ने किसको हराया है, तो राजस्थान पुलिस ने हराया CRPF को, जो पिछले साल जीती थी। इनको हमने हरा दिया है 1 अंक से, 3-2 से हमने हरा गया है। बेस्ट प्लेयर अगर देखें तो राजस्थान पुलिस की कांस्टेबल पूजा बिश्नोई, कौन, पूजा बिश्नोई जो है, इनको बेस्ट वॉलीबॉल महिला प्लेयर का खिताब दिया गया है। पूजा बिश्नोई याद रखना है, ठीक है, यहाँ पर बेस्ट वॉलीबॉल महिला प्लेयर। और ये क्या है, कांस्टेबल हैं। आगे बात करते हैं रामनवमी की। तो रामनवमी पर जो है राजस्थान में सौर ऊर्जा का विस्तार हुआ है। रामनवमी जो है 27 मार्च 2026 को बनाई गई थी इस बार। तो इसमें जो है 12 नए संयंत्र स्थापित करने की बात की जा रही है, किए है मतलब हमने। तो रामनवमी के अवसर पर राजस्थान ने PM कुसुम योजना के तहत 23.60 मेगावाट क्षमता के 12 नए सोलर संयंत्र हैं, क्या किए हैं, लगाए हैं। और ये जो संयंत्र प्लांट है, ये मुख्य रूप से कहाँ कहाँ लगाए हैं, तो जयपुर, अजमेर और जोधपुर, ठीक है, जयपुर, अजमेर और जोधपुर सर्किल में, प्रत्येक में 4-4, ठीक है। तो 4 इधर प्लस 4 यहाँ, 4 यहाँ, तो हो गए ना 12, तो 4 दिए 12। तो अजमेर, जयपुर और जोधपुर जो है यहाँ पर हमने 4-4 जो है संयंत्र लगाए हैं तीनों सर्किल में, जिसके अंतर्गत जो भी ज़िले आते हैं, जैसे बूंदी है, अलवर है, नागौर है, बीकानेर, यहाँ पे ये सभी लगाए गए हैं। तो इन संयंत्रों के ग्रिड से जुड़ने के बाद अब 2000 से ज़्यादा किसान जो है सिंचाई के लिए दिन के टाइम भी बिजली ले सकते हैं, ठीक है। तो राजस्थान में जो हमने रामनवमी के टाइम पे PM कुसुम योजना के तहत 23.60 मेगावाट क्षमता के कितने सोलर प्लांट लगाए हैं, तो 12 नए सोलर प्लांट लगाए हैं। कौन कौन से सर्किल में लगाए हैं, तो जयपुर राजधानी में, दूसरा अजमेर में और जोधपुर में, 4-4 लगाए हैं तीनों जगह, ठीक है। और इससे हमने 2000 से ज़्यादा किसानों को क्या मिलेगा, दिन के टाइम लाइट बिजली उपलब्ध हो सकेगी। आगे बात करते हैं सरपंच जो कुसुम सिंह है, क्या है, सरपंच जो कुसुम सिंह है, इनको क्या मिला है, महिला बीकन लीडर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सरपंच कुसुम सिंह को क्या मिला है, महिला बीकन लीडर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और ये डीग जिले की, ठीक है, डीग जिले की रारह ग्राम पंचायत की सरपंच है, ठीक है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो ऐसा पूछा जा सकता है कि सरपंच कुसुम सिंह जिनको महिला बीकन अवार्ड मिला है, उनका संबंध किस गांव से है या किस ग्राम पंचायत से है, तो ये रारह ग्राम पंचायत से है। जैसा कि अभी SI के एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो बामनवास काकर है उसमें पूरा दिया था कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए प्रसिद्ध है और कौन से जिले से इसका संबंध है, तो उसका आंसर था कोटपुतली बहरोड। वैसे यहाँ से क्वेश्चन बना देगा वो कि ये पूरा भी दे सकता है कि सरपंच कुसुम सिंह जिन्हें महिला बीकन लीडर अवार्ड से सम्मानित किया गया है, इनका संबंध कौन सी ग्राम पंचायत से है, तो वो यहाँ पे 4-5 ऑप्शन दे देगा ऐसे। या फिर ये पूछ लेगा रारह ग्राम पंचायत से और कौन से जिले में है, तो वहाँ पे भरतपुर भी दे सकता है। तो भरतपुर आपको रॉन्ग करना है, पहले भरतपुर में था, अभी डीग जिले में है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि रारह ग्राम पंचायत जो है डीग जिले में है। कुसुम जो है यहाँ की सरपंच हैं और इनको नई दिल्ली में ये नेशनल सम्मेलन में महिला बीकन अवार्ड से नवाजा गया है। ये अवार्ड मार्च 2026 में नई दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में हुआ है। सशक्त पंचायत नेत्री अभियान के तहत इनको ये अवार्ड प्रदान किया गया है, ठीक है। और ये अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में एक और हमने देखा था ऊपर, ठीक है ना, ये देखा था, देखो ये रहा अपना, ये देखो हाईलाइट भी किया हुआ है, नई दिल्ली डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में विश्व जल दिवस कॉन्क्लेव में हमने क्या किया था, ये अवार्ड जीता था, किसके लिए, वाटर मैनेजमेंट में, राजस्थान में, ठीक है। तो 23 मार्च को तो वो हो गया और ये मार्च में है, इनका डेट अपने मेंशन नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सशक्त पंचायत नेत्री अभियान के लिए इनको ये मिला है, पूनम नहीं, कुसुम सिंह जी को। पूनम शर्मा तो अपनी वेट लिफ्टिंग से रिलेटेड है और ये हैं कुसुम सिंह इससे रिलेटेड महिला बीकन से। और एक और हमने देखी है पूजा बिश्नोई, तो पूजा बिश्नोई जी का संबंध है वॉलीबॉल से, तो बेस्ट वॉलीबॉल महिला प्लेयर हैं ये। आगे बात करते हैं, तो जो ये सम्मान है ये इनको दिया है केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह ने। अब ऐसा भी पूछा जा सकता है कि भाई केंद्रीय पंचायती राज मंत्री का नाम बदल दें यहाँ पे, तो राजीव रंजन सिंह याद रखना है, सेंट्रल के हैं ये, पंचायती राज मिनिस्टर। और अपने स्टेट की बात करें तो राज्य मंत्री जो हैं SP सिंह बघेल ने उन्होंने सम्मान भेंट किया है, ठीक है। और ये पुरस्कार जो है उन्हें महिला सशक्तिकरण और रारह पंचायत को महिला हितैषी पंचायत के रूप में विकसित करने के लिए दिया गया है। क्यों मिला है, एक तो जो है महिला सशक्तिकरण के लिए, और जो रारह इनकी ग्राम पंचायत है उसको महिला हितैषी पंचायत के रूप में डेवलप करने के लिए इनको ये प्रदान किया गया है। आगे बात करते हैं सुंदर कांति जोशी अवार्ड 2025-26। तो इसमें सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर्स की घोषणा की गई है।
तो जो सुंदर कांति जोशी अवार्ड है इसके लिए वर्ष 2025-26 के विजेताओं की घोषणा मार्च में कर दी गई है। तो सीनियर कैटेगरी में तो ऑलराउंडर डिम्पल कंवर किसको दिया गया है? सीनियर कैटेगरी में तो ऑलराउंडर जो है अपनी डिम्पल कंवर को दिया गया है सीनियर कैटेगरी में। और डिम्पल कंवर जो है इन्होंने बीसीसीआई प्रतियोगिता में 430 तो रन बनाए हैं, 6 विकेट लिए हैं और 16 इन्होंने कैचेस किए हैं। फिर जूनियर कैटेगरी में बात करें तो तनिका शर्मा जी को मिला है, जूनियर में तनिका शर्मा को मिला है 235 रन के लिए और 9 विकेट के लिए। सब जूनियर की बात करें तो सब जूनियर में रोशेल यादव को 172 रन और 9 विकेट के लिए। और लाइफ टाइम अचीवमेंट की बात करें तो लाइफ टाइम अचीवमेंट जो है उसमें आशा श्रीवास्तव को मिला है। और आशा श्रीवास्तव जो है अपनी क्या है 70 के दशक की पूर्व क्रिकेटर है। अब इन सबको ये पुरस्कार दिए गए हैं सुंदर कांति जोशी अवार्ड। तो ये जो अवार्ड है इसमें कितने रुपए वगैरह मिलते हैं तो ये भी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो सुंदर कांति जो अवार्ड है उसमें सीनियर कैटेगरी में तो 21,000 रुपये मिलते हैं। कितने? 21,000 रुपये। तो मिले हैं किसको ये 21,000? भाई डिम्पल कंवर को। जूनियर कैटेगरी में मिलते हैं 15,000। तो जूनियर में मिले हैं तनिका शर्मा को 15,000 रुपये और सब जूनियर में रोशेल यादव को मिले हैं 11,000 रुपये। ठीक है, तो सीनियर का मैं यहीं लिख देती हूँ। सीनियर साहब को मिले हैं यहाँ पे 21,000, तनिका शर्मा जी को मिले हैं कितने? 15,000 और रोशेल यादव जो है इनको मिले हैं 11,000। समारोह जो है इसमें पुरस्कारों का वितरण 3 अप्रैल को किया गया है सुंदर कांति जोशी की जयंती पर। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो जयपुर में दूसरी नेशनल पैरा तलवारबाजी चैंपियनशिप हुई है जिसमें राजस्थान को पहली बार क्या मिली है? मेजबानी होस्ट किया है राजस्थान ने। ठीक है, जयपुर में सेकंड जो है नेशनल पैरा तलवारबाजी हुई है चैंपियनशिप। अब जो सेकंड नेशनल पैरा तलवारबाजी चैंपियनशिप है इसका आयोजन जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में हुआ है 24 से 27 मार्च को। ठीक है, तो पहला अवसर है जब राजस्थान क्या कर रहा है? इसको होस्ट कर रहा है। उद्घाटन जो है किसने किया? तो जयपुर की महापौर सौम्या गुजर ने किया। ठीक है, सौम्या गुजर ने किया है। यहाँ पे मुख्यमंत्री भी नहीं है, उप मुख्यमंत्री नहीं है, सौम्या गुजर जो महापौर है उन्होंने किया है। और इस प्रतियोगिता में देश के 17 राज्यों से आए हुए 150 दिव्यांग खिलाड़ियों ने 18 विभिन्न इवेंट में अपना क्या किया? कौशल प्रदर्शित किया है। ठीक है, तो याद रखना है कि तलवारबाजी जो है पैरा तलवारबाजी जो है कहाँ हुई? जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में इंडोर में हुई है। और राजस्थान जो है इसको पहली बार क्या कर रहा है? होस्ट कर रहा है। उद्घाटन करने वाली हैं अपनी जयपुर की सौम्या गुजर। और देश से जो है 17 राज्यों से लगभग 150 खिलाड़ी जो हैं इन्होंने 18 इवेंट्स में भाग लिया है। ठीक है, तो इसको आपको अच्छे से देखना है। यहाँ पे उलट पुलट कर सकता है, 17 की जगह 18 दे देगा, यहाँ 17 कर देगा। तो ये फैक्ट को अच्छे से देखना है 1-2 बार। आगे बात करें, छठा जो है मछली एवं वन्य प्राणी मित्र पुरस्कार जो है ये सम्मान समारोह हुआ। इसमें अनिल बिश्नोई और अन्य लोगों को सम्मानित किया गया। तो कहाँ पे हुआ ये? पहला तो वन्य प्राणी मित्र पुरस्कार सम्मान तो ये हुआ है जयपुर के आईटीसी राजपुताना होटल में। कहाँ पे हुआ है? जयपुर का है आईटीसी राजपुताना होटल, यहाँ पे हुआ है। 6th एडिशन था इसका। और ये पुरस्कार देता कौन है? तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये पुरस्कार देते हैं प्रभा खेतान फाउंडेशन और वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ WWF जो है इंडिया के द्वारा ये दिया जाता है। ठीक है, तो PKF और WWF जो है प्रभा खेतान फाउंडेशन और WWF इंडिया के द्वारा ये दिया जाता है। कौन सा? मछली एवं वन्य प्राणी मित्र पुरस्कार। और कहाँ पे आयोजन हुआ? तो जयपुर के आईटीसी राजपुताना होटल में हुआ है। अब देखो किस किस को ये मिला है। तो वन्य प्राणी मित्र पुरस्कार जो है ये अनिल बिश्नोई को मिला है। अनिल बिश्नोई का संबंध है हनुमानगढ़ से। ठीक है, तो हनुमानगढ़ के अनिल बिश्नोई को काले हिरणों के संरक्षण हेतु सम्मानित किया गया है। इन्होंने पिछले 35 सालों में कितने? पिछले 35 सालों में 10,000 से ज़्यादा हिरण को क्या करा है? बचाया है। और 60 से अधिक जो जलाशय है उनकी भी निर्माण इन्होंने कराया है। अनिल बिश्नोई जी ने क्या क्या किया है? तो इन्होंने लास्ट 35 ईयर में 10,000 से ज़्यादा हिरणों की जान बचाई और 60 से ज़्यादा क्या बना दिए इन्होंने? जलाशय बनवा दिए हैं। अब बात करें मछली पुरस्कार, तो मछली पुरस्कार दिया है उदयपुर की वाइल्ड लाइफ जो है रेस्क्यू टीम को। ठीक है, अब इसमें कौन है? तो सीताराम मीणा है, अजीत सिंह है, इनको ये अवार्ड दिया गया है। और इन्हें यहाँ पे 2.5 लाख रुपये की इनामी राशि दी गई है मछली पुरस्कार रेस्क्यू टीम को उदयपुर की। सीताराम मीणा और अजीत सिंह का नाम यहाँ मेंशन है। वन्य प्राणी मित्र पुरस्कार जो है ये दर्शन कुमार मेनारिया को भी दिया गया है। तो उदयपुर के संरक्षणवादी है दर्शन कुमार मेनारिया, इनको 1.5 लाख रुपये 1.5 लाख रुपये यहाँ पे दिए गए हैं। और इन्होंने क्या किया था? तो इन्होंने मेनार गांव को वैश्विक स्तर पर बर्ड विलेज के रूप में स्थापित करने का काम किया था। उद्देश्य देखें तो उद्देश्य इसका क्या है? वन्य मछली वाला जो ये वन्य प्राणी मित्र पुरस्कार है, तो उद्देश्य है कि वार्षिक समारोह उन समर्पित व्यक्तियों को सम्मानित करें जो वन्य जीव संरक्षण जो है और मानव वन्य जीव संघर्ष प्रबंधन में क्या कर रहे हैं? अच्छा कार्य कर रहे हैं, उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं। उन लोगों को सम्मान करना उनको अच्छा लगे, इसलिए ये आयोजन किया जाता है और ये पुरस्कार दिया जाता है। अब ये देखिए, ये हमने साहित्य अकादमी की एक क्लास अलग से की थी जिसमें मैंने सारे आपको PIB जो वेबसाइट है उसकी PDF से पूरे याद करवाने की कोशिश की थी। तो अब ये जो अपने राजस्थानी भाषा में बरकमा जो है उसके लिए मिला था जयपुर के जितेंद्र कुमार सोनी को। इतना तो मैंने आपको बता दिया था। अब आगे हम इसमें और डिटेल में बात करते हैं। तो जिनके राजस्थान करंट अफेयर्स है तो वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे ध्यान दें, वेरी इंपॉर्टेंट है।
तो जयपुर के जो जिला कलेक्टर हैं और ख्यात नाम साहित्यकार भी हैं भाई, कलेक्टर के साथ साथ ये क्या है साहित्यकार भी हैं, डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी जी। इनको 2025 के प्रतिष्ठित जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है इससे सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, 31 मार्च को किया जा चुका है। और इनकी जो कृति है वो क्या है, भरखमा। ठीक है, भरखमा है, उसके लिए इनको ये साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 दिया गया है और राजस्थानी लैंग्वेज में है। ठीक है, तो राजस्थानी लैंग्वेज में उनकी कहानी संग्रह है भरखमा, इसके लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। पुरस्कार का वितरण 31 मार्च को हो चुका है नई दिल्ली में। ठीक है, और भरखमा पर इन्होंने वर्ष 2024 में एक राजस्थानी फीचर फिल्म भी बन चुकी है, आपको पता नहीं होगा पर ये आप यूट्यूब पे सर्च करके देखना, भरखमा जो है एक राजस्थानी फीचर फिल्म आपको देखने को मिल जाएगी, तो वो आप देख सकते हो, जिसके लिए डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी को सर्वश्रेष्ठ लेखक का पुरस्कार भी मिला था फीचर फिल्म के लिए। ठीक है, और फिर देखें साहित्यिक बैकग्राउंड इनका, तो डॉक्टर सोनी जो है पूर्व में रणखार कविता लिख चुके हैं, इसके लिए इनको साहित्य अकादमी का युवा पुरस्कार 2016 में दिया जा चुका है। और रेगमाल जो है इसके लिए इनको सुधींद्र पुरस्कार भी दिया जा चुका है। तो और कौन से अवार्ड इनको मिल चुके हैं, तो युवा पुरस्कार मिल चुका है 2016 में रणखार के लिए, और रेगमाल जो है इसके लिए सुधींद्र पुरस्कार मिल चुका है। और ये रहने वाले कहाँ के हैं, तो ये हनुमानगढ़ जिले के धन्नासर गाँव के हैं। और इनकी जो भी क्या रहती है कविता वगैरह हैं, कहानी है, वो ज़्यादातर ग्रामीण जीवन और सामाजिक जो है यथार्थ से रिलेटेड ही रहती है। अब यहाँ से अच्छा क्वेश्चन एक बन सकता है मैच द फॉलोइंग का, तो वो देखें कि जो रणखार है, रणखार क्या है, राजस्थानी कविता है। 2016 में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार इनको दिया गया है इसके लिए। ठीक है, युवा पुरस्कार, युवा शब्द इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, रणखार। फिर रेगमाल जो है हिंदी कविता है, यहाँ पे राजस्थानी नहीं है, ये रेगमाल जो है हिंदी की है, रणखार राजस्थानी है। और रेगमाल के लिए इनको दिया गया है साहित्य अकादमी नहीं सुधींद्र पुरस्कार। अब आगे बात करें यदावरी की, तो यदावरी कविता संग्रह है इनका, जिसमें सामाजिक और मानवीय संवेदनाओं को दर्शाया गया है। प्रतिष्ठा जो है ये भी कविता संग्रह है, जिसमें ये क्या है इनका प्रमुख काव्य संग्रह है। और धरा जो है, धरा में नाम से ही लग रहा है, तो मरुस्थलीय जीवन और परिवेश का चित्रण है। तो ये तीन तो इनके कविता संग्रह है, तो इसके लिए इनको कोई ज़्यादा अवार्ड्स वगैरह नहीं मिला है। लेकिन रेगमाल और रणखार आपको याद रखना है। तो रणखार के लिए तो साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2016 में मिला है, राजस्थानी में कविता है। और रेगमाल जो है इसके लिए इनको राजस्थान साहित्य अकादमी का सुधींद्र पुरस्कार भी दिया जा चुका है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे देखते हैं, तो राजस्थानी भाषा से रिलेटेड और बात करें तो जो लेटेस्ट अभी 2-4 साल के हैं, 5 साल के, वो अपन को देख लेने हैं। तो अभी 25 में तो जितेंद्र कुमार सोनी जी को मिला है, कृति इनकी भरखमा है, कहानी संग्रह के लिए। 2024 में आपने देखा होगा कि मुकुट मणिराज को मिला है, गाँव और अम्मा इनकी कृति थी, जो कि कविता संग्रह था। 2023 में गजसिंह राजपुरोहित को मिला पलकती प्रीत के लिए, ये भी एक कविता संग्रह था। 2022 में मिला है कमल रंगा को अलेखू अम्बा नाटक के लिए। और 2021 में मिला है मिठेश निर्मोही को इनकी मुक्ति कविता के लिए। 2020 में भंवर सिंह सामोर को मिला है संस्कृति सनातन दीठ निबंध के लिए। तो नेक्स्ट है अपने चूरू में गौरव सेनानी समारोह। क्या है गौरव सेनानी समारोह जो है, इसमें खेल स्टेडियम जो ना है उसका नाम चेंज कर दिया गया है। ठीक है, तो भारतीय सेना की जो सप्तशक्ति कमान है, भारतीय सेना जो है अपनी इंडियन आर्मी, उसकी सप्तशक्ति जो कमान है रणबांकुरा डिवीज़न, इसके द्वारा क्या किया गया है, अपने महिला दिवस 8 मार्च को क्या किया गया है, चूरू का जो अपना डिस्ट्रिक्ट क्या है खेल स्टेडियम, उसमें क्या हुआ, गौरव सेनानी समारोह का आयोजन किया गया। और इसी समारोह में क्या है, चूरू जिले के 8 तहसीलों के 10,000 से ज़्यादा जो भी सर्विसमैन थे, एक्स सर्विसमैन, वीर नारियों और परिजनों ने भाग लिया। और इसका मुख्य आकर्षण ये था कि मुख्य आकर्षण में जो सेना है उसके अत्याधुनिक जो हथियार है उनकी प्रदर्शनी की गई, और जो भी डॉग है उनकी स्क्वाड का भी प्रदर्शन किया गया। अब इसी में क्या किया गया, चूरू में ही इस समारोह में जो अपने मुख्यमंत्री है, इन्होंने क्या है, चूरू के जो जिला खेल स्टेडियम है इसका नाम बदल कर क्या कर दिया, नाम बदल कर इस जिला खेल स्टेडियम का क्या कर दिया गया, लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह राठौड़ स्टेडियम क्या कर दिया गया, जनरल सगत सिंह राठौड़ स्टेडियम जो है इसका नाम कर दिया गया। और जो सगत सिंह जी हैं ये मूल रूप से चूरू के कुसुमदेसर के निवासी थे। कौन, सगत सिंह जी। और ये जो है अपनी इंडियन आर्मी के गौरवशाली इतिहास के भी नायक रहे हैं, इसलिए इनके नाम पे ही क्या है, चूरू का जो डिस्ट्रिक्ट क्या था, स्पोर्ट स्टेडियम था, इसका नाम लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह राठौड़ स्टेडियम अब कर दिया गया है। चूरू के कुसुमदेसर के ये निवासी थे, इंडियन आर्मी से ये रिलेटेड थे। और जो भी सैनिक है और उनके आश्रित जो है उनको कैंटीन, स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक भवन जैसी सुविधा एक ही छत के नीचे मिल जाए, इसके लिए जो है ये कॉम्प्लेक्स का निर्माण अभी किया जा रहा है। और प्रथम चरण में क्या होगा, 36 करोड़ रुपए की लागत से जोधपुर, टोंक, शेरगढ़ और झुंझुनू, कहाँ पर कॉम्प्लेक्स का निर्माण होगा, तो पहला तो जोधपुर में है, फिर टोंक है, शेरगढ़ है और झुंझुनू, यहाँ पर क्या होगा, कॉम्प्लेक्स का निर्माण होगा 36 करोड़ रुपए की लागत से। और जो है ये क्वेश्चन यहाँ से 100% बनने की संभावना है कि जोधपुर में जो है मेजर शैतान सिंह कौशल विकास केंद्र बनेगा। क्या बनेगा जोधपुर में, तो शैतान सिंह जो है इनके नाम पे
स्किल डेवलपमेंट सेंटर बनेगा और झुंझुनू में क्या बनेगा, वॉर म्यूजियम। तो ये दोनों क्वेश्चन आराम से आपसे पूछे जा सकते हैं, बजट में भी इनके बारे में था। और जोधपुर में शैतान सिंह जो है स्किल डेवलपमेंट सेंटर और झुंझुनू में वार म्यूजियम की स्थापना की जाएगी। और चूरू में जो जिला स्टेडियम है उसका नाम लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह राठौड़ के नाम पे कर दिया गया है। और ये जो है सगत सिंह जी चूरू के कुसुम देसर के निवासी थे, इतना आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट न्यूज़ है अपनी कोटा बूंदी जो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है इसका शिलान्यास और इससे रिलेटेड फैक्ट। तो जो कोटा है हाडोती का जो है कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जो है इसका शिलान्यास 7 मार्च को किया गया है। अपने प्रधानमंत्री मोदी जी ने वर्चुअल माध्यम से किया था। और इसमें जो है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और मुख्यमंत्री भजन लाल जी और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है, तो ये है के राममोहन नायडू। इन्होंने क्या रखी, इसकी आधारशिला रखी है। ठीक है, तो वर्चुअली उद्घाटन तो मोदी जी ने कर दिया और शिलान्यासकर्ता जो है आधारशिला रखने वाले कौन कौन है, एक तो ओम बिरला जी है, अपने भजन लाल जी हैं और नागरिक उड्डयन मंत्री के राममोहन नायडू है। अब इसमें जो है अपने लगभग 1507 करोड़ रुपए क्या होगी लागत लगेगी, ऐसा बताया जा रहा है। और 440 हेक्टेयर से ज़्यादा भूमि पर ये क्या होगा, फैला हुआ होगा क्या, कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। ठीक है, 1507 करोड़ क्या है इसकी अनुमानित लागत है और 450 हेक्टेयर आप मान सकते हो, 440 हेक्टेयर है, इसमें इसका निर्माण होगा। ठीक है, अब इसमें कितने टर्मिनल हो गई, टर्मिनल क्षमता क्या होगी, कितने यात्री, तो वो भी आपसे कथन बना के पूछा जा सकता है। तो 20,000 वर्ग मीटर का टर्मिनल बनेगा जिसकी वार्षिक क्षमता क्या होगी, एनुअल कैपेसिटी होगी कि 20 लाख जो है यहाँ पे यात्री आ सकते हैं। ठीक है, 20 लाख यात्रियों को संभालने की इनकी कैपेसिटी होगी। 20,000 वर्ग मीटर में ये फैला हुआ होगा। और जो है 3200 मीटर लंबा क्या होगा, यहाँ पे रनवे होगा। ठीक है, रनवे जो है 3200 मीटर लंबा होगा। और जिससे क्या होगा A321, ठीक है, A321 जो कैटेगरी है इसके बड़े विमान भी यहाँ पे आ सकते हैं। तो ये कैटेगरी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि ये हमें याद नहीं रहेगी तो एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन बना सकता है ना। कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के बारे में आपको निम्न कथन पे विचार करना है। तो विचार करने के लिए आपको यहाँ से जो भी डाटा दिया हुआ है इनको एक जगह लिख लेना है। क्या क्या याद रखना है आपको, पहली बात तो कि 1507 करोड़ रुपए की लागत का बताया जा रहा है, 440 हेक्टेयर से ज़्यादा भूमि का बताया जा रहा है कि यहाँ पे फैला हुआ होगा। इसके अलावा 20,000 जो है वर्ग मीटर का टर्मिनल होगा, 20 लाख यात्रियों को संभालने की कैपेसिटी रखेगा, 3200 मीटर लंबा रनवे का निर्माण कराएंगे और A321 जो है कैटेगरी के विमान भी यहाँ पे आ सकते हैं, ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है। और अभी इन्होंने आधारशिला रखी है 7 मार्च को 26 को और ये कह रहे हैं कि इस वर्ष 2027 तक हम इसको क्या कर देंगे, शुरू कर देंगे। 1 साल में ये इसको बना भी लेंगे और स्टार्ट भी कर देंगे, ऐसा इनका क्या है कहना है, टारगेट है अभी। और जो एयरपोर्ट है उसके पास ही क्या है 600 हेक्टेयर भूमि में क्या करेंगे, ये औद्योगिक विकास करेंगे। ठीक है, औद्योगिक विकास करेंगे, इसकी जिम्मेदारी रीको को दी है मुख्यमंत्री जी ने। ठीक है, तो ये आपको कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट से याद रखना है। सुजस में भी इसके बारे में बहुत कुछ दिया था, तो वो आपको ये चीज़ें तो बिल्कुल अच्छे से पता होनी चाहिए। अब देखो नेक्स्ट है राजस्थान एग्रीकल्चर कार्बन क्रेडिट पायलट प्रोजेक्ट। तो इसमें क्या होगा कि इसमें जो अपना राजस्थान का कृषि विभाग है इसने अपने राज्य में जो भी क्या है कृषि भूमि प्रबंधन कार्बन परियोजना है इसके लिए IORA इकोलॉजिकल सॉल्यूशन के साथ क्या किया है, MOU किया है। किसके बीच में MOU है, भूमि प्रबंधन कार्बन प्रोजेक्ट के लिए IORA इकोलॉजिकल सॉल्यूशंस के साथ में कृषि विभाग का MOU हुआ है। इसमें क्या होगा, इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो भी अपने जलवायु अनुकूल खेती है उसको बढ़ावा करना है और कार्बन जो उत्सर्जन है उसको क्या करना है, कम करना है। ठीक है, जलवायु के अनुकूल खेती हो इसको तो बढ़ावा देना है और कार्बन उत्सर्जन कम से कम हो, इसके लिए क्या है किसानों को कार्बन क्रेडिट दिए जाएंगे, कार्बन फाइनेंस दिए जाएंगे। ठीक है, और पायलट प्रोजेक्ट कहाँ कहाँ पे चल रहा है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो 3 जो है यहाँ पे ब्लॉक में 3 पायलट प्रोजेक्ट का मतलब है कि पहले छोटे स्तर पे किसी प्रोजेक्ट को चला के देखना, फिर उस पर वो सफल होता है तो फिर उसको बड़े स्तर पे चलाते हैं। ठीक है, तो पायलट प्रोजेक्ट यहाँ पे 3 ब्लॉक में चलाने की बात हो रही है, जो कि देखो बानसूर है, बानसूर कोटपुतली भैरोड है, फिर दूसरा है महुआ जो कि दौसा जिले में है और मालपुरा टोंक। यहाँ पर क्या है, ये तीनों ब्लॉक में ये कार्बन क्रेडिट जो है कृषि से रिलेटेड चलाने की बात चल रही है। और इसमें क्या होगा, तो इसमें जो भी किसान हैं उनको पौधारोपण करना है, सूक्ष्म सिंचाई है, फॉर्म पॉन्ड है, सोलर पंप जैसे कार्य करने हैं। अगर ये सब कार्य वो करते हैं तो इसके माध्यम से जो भी है उनको कार्बन क्रेडिट दिए जाएंगे। ठीक है, और कार्बन क्रेडिट जो है उसके आधार पे फिर उनको क्या है कुछ निर्धारित राशि दी जाएगी प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। तो वही बात यहाँ पे लिखी गई है कि कार्बन उत्सर्जन में आई कमी के आधार पे प्रति हेक्टेयर उनको निर्धारित राशि दी जाएगी। और जो भारत सरकार है, भारत सरकार भी एक क्या चला रही है, कार्बन क्रेडिट स्कीम 2023, उससे ये जुड़ी हुई है। ठीक है, तो भारत सरकार की जो स्कीम है इसमें ये ईयर आपको याद रखना है 2023 है, बात हम 2026 की कर रहे हैं, लेकिन भारत सरकार की अगर पूछे तो ये कार्बन क्रेडिट स्कीम 2023 से ये जुड़ा हुआ है। ठीक है, जो भविष्य में क्या होगा पूरे राज्य में लागू करेंगे, अभी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चला रहे हैं। तो पायलट प्रोजेक्ट में बानसूर कोटपुतली भैरोड याद रखना है, महुआ दौसा याद रखना है, मालपुरा टोंक याद रखना है। ठीक है, कार्बन क्रेडिट का मतलब क्या है कि ये क्या है भाई, जो निर्धारित सीमा है उससे क्या है कम कार्बन अगर उत्सर्जित करते हैं तो फिर आपको क्या है एक तरह से वाउचर है, गिफ्ट है, उसकी तरह ये क्रेडिट मिलते हैं और इन क्रेडिट्स को बेच करके क्या है आप थोड़ी सी अपनी इनकम जनरेट कर सकते हैं। ये यहाँ पे कार्बन क्रेडिट से रिलेटेड बातें याद रखनी है।
आगे देखते हैं तो राजस्थान विक्षुब्ध जो क्षेत्र संपत्ति हस्तांतरण नियम है, इसकी बात करें तो इसके लिए जो है 6 मार्च को सांप्रदायिक रूप से जो संपत्ति है उसकी बिक्री को विनियमित करने वाला विधेयक पारित किया गया और ऐसा कानून बनाने वाला राजस्थान क्या है, 2nd नंबर का राज्य बन गया है। ठीक है, राजस्थान 2nd नंबर का बन गया है। इससे पहले फर्स्ट कौन था, तो फर्स्ट नंबर पे है गुजरात। ठीक है, गुजरात के बाद में हम 2nd नंबर पे हैं, ये बिक्री कानून को विनियमित करने के रिलेटेड। अब इसमें क्या होगा, तो इसमें बात है अपने कि कोई भी जो अशांत क्षेत्र है, अगर उसको अशांत क्षेत्र घोषित कर रखा है तो उसमें अगर कोई सांप्रदायिक हिंसा होती है, अव्यवस्था होती है, तो 3 वर्ष के लिए उसको विक्षुब्ध क्षेत्र घोषित कर सकती है सरकार। किसके तहत, विधेयक की धारा 3 के तहत। ठीक है, और विक्षुब्ध क्षेत्र में संपत्ति बेचने के लिए क्या करना पड़ेगा, जिला प्रशासन से अनुमति लेनी जरूरी होगी। सक्षम प्राधिकारी जो है पूर्ण सहमति, दबाव की अनुपस्थिति और उचित मूल्य पर क्या होगा, जांच करेगा। और आवेदन को निरस्त भी किया जा सकता है। संपत्ति के विक्रय से मिश्रित आबादी का ढांचा यदि प्रभावित होता है या किसी विशेष समुदाय को क्या होता है, विस्थापन करना पड़ता है, वैसा विस्थापन करने का प्रयास किया जाता है, तो फिर जो भी एप्लीकेशन है वो ये संपत्ति बेचने का वो क्या हो सकता है, निरस्त हो सकता है आपका। और जो भी है आवेदन करने पे निर्णय 3 माह के अंदर ही देना पड़ेगा। ये नहीं कि सालों साल आपकी फाइल पेंडिंग पड़ी है। ठीक है, तो निर्णय 3 माह के भीतर ही कराना होगा, जिससे विशेष मामलों में बढ़ाया जा सकता है। भविष्य में पुनर्विकास के उद्देश्य से संपत्ति विक्रय हेतु भी अनुमति आवश्यक होगी। और दंड के प्रावधान क्या है कि नियमों का अगर आपने उल्लंघन किया तो 3 से 5 साल का क्या होगा, कारावास होगा और मिनिमम 1 लाख रुपए। ठीक है, मिनिमम 1 लाख रुपए या संपत्ति जो भी है आपकी उसके मूल्य का 10% जुर्माना, जो भी ज़्यादा होगा ना वो आपको देना पड़ेगा। यहाँ से अच्छा बन सकता है क्वेश्चन स्टेटमेंट का, अगर चाहेंगे तो वो। ठीक है, अब देखिए ये तो अपना क्या है, विक्षुब्ध जो है अधिनियम हो गया प्रॉपर्टी से रिलेटेड। अब बात करते हैं ये दूसरा विधेयक है राजस्थान दुकान और वाणिज्यिक अधिष्ठान से रिलेटेड। इसमें भी संशोधन हुआ है। तो जो दुकान है और वाणिज्यिक अधिष्ठान है, कमर्शियल जो प्रॉपर्टी वगैरह हैं, उनसे रिलेटेड भी क्या है, एक विधेयक लाया गया है, संशोधन किया गया है इसमें। तो 5 मार्च 26 को ये राजस्थान दुकान वाणिज्यिक अधिष्ठान संशोधन विधेयक पारित किया गया। और ये विधेयक जो है 1958 के मूल अधिनियम में कई चेंज करता है। और इसमें देखो दैनिक कार्य के घंटे जो थे ना, डेली जो वर्क के घंटे थे, उनको 9 घंटे से बढ़ाकर कितना कर दिया, 10 घंटे। तो यहाँ पे पूछा जा सकता है कि दैनिक घंटे हैं, दैनिक कार्य के घंटे, वो उसमें 1 घंटे की वृद्धि की गई है, 2 घंटे की वृद्धि की गई है, ऐसे भी पूछ सकता है। या फिर 9 घंटे से बढ़ाकर 10 घंटे किया गया है, ऐसा डायरेक्ट पूछ सकता है। तो आपको बताना है कि यहाँ पे 1 घंटे की वृद्धि की गई है डेली वर्क में। तो और जो वीकली वर्क है, साप्ताहिक कार्य है, उसकी मैक्सिमम सीमा कर दी गई है, 48 घंटे ही रहेगी, इसमें कोई चेंजेज नहीं किया है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि वीकली जो है उसमें तो क्या है, नो चेंज, उसमें क्या है, नो चेंज है, ये है अपना 48 घंटे ही। और जो डेली है, डेली वर्क में क्या किया है, +1 आवर किया गया है। पहले 9 आवर था, अब क्या कर दिया है, 10 आवर। ठीक, तो ये आपको इस तरह से शॉर्ट कीज़ में भी अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो। वैसे मतलब आपके पास ये क्रोनोलॉजी की बुक तो होगी या PDF होगी, तो उसमें आप देख लेना। ज़्यादा लिखने का समय अब रहा नहीं है क्योंकि एग्ज़ाम आपका बहुत ही नज़दीक है। अब देखिए विश्राम अंतराल मतलब जो भी आपको रेस्ट का समय है वो उसमें क्या चेंज किया गया है। तो पहले क्या था, 5 घंटे आप काम करते हैं तो आपको फिर क्या है, कम से कम आधे घंटे का रेस्ट मिलता था। अब ये 5 घंटे से क्या कर दिया गया है, 6 घंटे कर दिया गया। क्या कर दिया है, लगातार आप 6 घंटे काम करते हैं तो कम से कम आधे घंटे का विश्राम देना ही पड़ेगा। ये नहीं कि आपसे लगातार 10 घंटे काम करवाए जा रहे हैं, ऐसा कोई भी दुकान वाला, वाणिज्यिक अधिष्ठान वाला, प्रॉपर्टी वाला नहीं कर सकता है। अगर आपने लगातार 6 घंटे काम कर रहे हैं तो उसके बाद में मिनिमम आधे घंटे का गैप आपको देना ही पड़ेगा उनको रेस्ट। अब देखो ओवर टाइम की बात करें तो ओवर टाइम में प्रति तिमाही जो है उसमें ओवर टाइम की सीमा को 50 घंटे से बढ़ाकर कितना, 144 घंटे कर दिया गया है। कितना, 50 घंटे से बढ़ाकर 144 घंटे कर दिया गया है ओवर टाइम को। ये बात हो रही है प्रति तिमाही की। ठीक है, वो यहाँ पे ऐसे दे सकता है प्रति 4 माह में, प्रति 2 माह में, तो प्रति तिमाही मतलब क्वार्टर की बात हो रही है, जिसमें 50 घंटे से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 144 घंटे टाइम कर दिया गया है ओवर टाइम का। फिर बात करें अप्रेंटिस जो है प्रशिक्षु, इनकी आयु क्या है, तो आयु ये रहेगी कि बाल अधिकारों का संरक्षण होता रहे। इसके लिए भाई क्या है, प्रशिक्षु की मिनिमम आयु पहले 12 वर्ष थी, तो अब उसको बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, 14 वर्ष कर दी गई है। 2 साल यहाँ पे ये अप्रेंटिस की एज बढ़ाई गई है। और किशोरों के लिए क्या है, किशोरों के लिए अब 14 से 18 वर्ष के किशोरों को क्या है, वाणिज्यिक प्रतिष्ठान में रात के टाइम में भी काम करने की अनुमति नहीं होगी। रात के टाइम 14 से 18 साल के जो भी एडल्ट हैं वो क्या नहीं कर सकते, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में काम नहीं कर सकते हैं। और महिला कर्मचारी जो है इनकी रात की शिफ्ट में कार्य करने के नियम में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। ठीक है, वुमेन जो वर्कर्स हैं उनके लिए कोई चेंजेस नहीं हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। अब एक और विधेयक हमें देखना है जो भी 5 मार्च को ही क्या हुआ है, जारी हुआ है, जिसका नाम है राजस्थान जन विश्वास विधेयक। क्या नाम है, राजस्थान जन विश्वास विधेयक 2026 है। इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है, छोटे तकनीकी अपराधों के लिए जेल की सजा के प्रावधान को समाप्त करना। क्या बोल रहे हैं कि जो भी है
छोटे और तकनीकी अपराध अगर किसी से हो गए हैं तो उसमें जो जेल की सज़ा दी जाती थी उसको अभी क्या कर रहे हैं, ये एंड कर रहे हैं। इसका नाम है राजस्थान जन विश्वास उपबंधों का संशोधन विधेयक 2026, 5 मार्च को ही ये जारी किया गया है। इसका एम ये है कि जो ईज ऑफ लिविंग है और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, इसको क्या देना है, बढ़ावा देना है, और आम नागरिक और व्यापारियों के बीच में जो भी अदालती उलझन है उससे क्या करनी है, थोड़ी सी राहत प्रदान करनी है। तो इस विधेयक के जरिए राज्य के 11 विभिन्न कानूनों में सुधार किया गया है। तो अब कारावास की जगह पे क्या होगा, मतलब अब जेल जाने की जगह आप पैसे भर दो और मतलब छूट जाओगे, मतलब सीधी सी बात ये है। तो कारावास क्या स्थान पे क्या है, केवल आर्थिक दंड जुर्माना ही दे होगा। अब इसमें देखो वन अधिनियम जो है 1953, तो इसके तहत क्या है, इसके तहत अगर अनजाने में मवेशी चराने जैसे सामान्य अपराध है आपने कर दिए हैं, मान लीजिए अनजाने में आप क्या है, जहाँ पे भी तो फॉरेस्ट में आप अपने गाय भैंस मवेशी नहीं चरा सकते थे और आप उनको चराने के लिए ले गए, तो वो क्या हो गया था, एक अपराध ही है। लेकिन पहले उसके लिए जेल जो है कारावास दिया जाता था। अब क्या है कि कारावास नहीं दे करके केवल जुर्माना ही तय किया गया है, ऐसा बताया यहाँ पे जा रहा है वन अधिनियम 1953 में। और वेयर हाउसिंग जो एक्ट है 1958, इसके तहत क्या है कि बिना लाइसेंस अगर आप क्या करते हैं, भंडारण करते हैं, तो पहले क्या था, 1 वर्ष की जेल थी, पहले 1 वर्ष की जेल थी। अब क्या कर दिया भाई, 1 वर्ष की जेल छोड़ो, आप तो 50,000 रुपये भर दो और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पेयजल का दुरुपयोग करते हो आप, अगर घरेलू कनेक्शन का गैर घरेलू उपयोग करते हो, ठीक है, आपने ले रखा है डोमेस्टिक और आप यूज़ कर रहे हो नॉन डोमेस्टिक में, तो फिर पहले 1 साल की जेल थी, जिसको अब आपने इन्होंने क्या किया है कि आप 200 रुपये से लेके 1000 रुपये प्रतिदिन जो है जुर्माना दे दो और आपको जो भी यूज़ करना है वो करते रहो। तो जेल जाने की तो अब किसी को कोई डर ही नहीं रहा है, बस पैसे भर दो और अपना जो भी चल रहा है सिस्टम चलने दो, ठीक है। तो ये इन्होंने करने की कोशिश की है, तो देखते हैं क्या होता है, इससे बेनिफिट होगा नुकसान ही होगा, तो वो चलता रहेगा। अब प्रभावित इससे क्या है, अन्य कानून जो भी है, तो राजस्थान नगर पालिका जो एक्ट है 2009, स्टाम्प अधिनियम 1998, साहूकार अधिनियम 1963, गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम 1989 सहित इसमें बहुत सारे कानून क्या है, शामिल है। राज्यपाल की अनुमति के पश्चात यह विधेयक राजस्थान जनविश्वास अध्यादेश 2025 का क्या स्थान लेगा, ठीक है। अब देखिए राजस्थान सी साइड स्टार्टअप समिट 2026 जो है, इसमें पुरस्कार का वितरण किया गया। तो जयपुर का जो होटल ताज है, ठीक है, जयपुर का होटल ताज आमेर जो है, इसमें 27 फरवरी से 1 मार्च 26 को क्या किया गया, राजस्थान सी साइड स्टार्टअप क्या है, राजस्थान स्टार्टअप जो है समिट का आयोजन किया गया और इसके समारोह पे कुछ विजेताओं को क्या किया गया, सम्मानित भी किया गया। तो इसमें 2 कैटेगरी अपन को याद रखनी है, एक तो है अर्ली ग्रोथ स्टेज, ठीक है, अर्ली ग्रोथ स्टेज कैटेगरी है, दूसरी है आइडिया प्रेस्ड स्टेज कैटेगरी। तो अर्ली जो ग्रोथ स्टेज है, इसमें तो क्या है, राजस्थान का कैपेक्सा डायनेमिक्स क्या है, राजस्थान की जो कैपेक्सा डायनेमिक्स है, इन्होंने क्या किया, फर्स्ट पोजीशन इन्होंने प्राप्त की है, ठीक है। और कितने डॉलर से, तो $4000 मिले हैं इनको, कितने, $4000 मिले हैं। राजस्थान का कैपेक्सा डायनेमिक्स ने फर्स्ट पोजीशन यहाँ पे ली है $4000 के साथ। सेकंड नंबर पे कौन है, तो सेकंड नंबर पे है कैटलक्स सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, क्या है, कैटलक्स सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, इनका नंबर है सेकंड। ये है अर्ली ग्रोथ स्टेज कैटेगरी में। दूसरी बात करते हैं आइडिया प्रेस्ड स्टेज कैटेगरी में, तो इसमें राजस्थान के स्टार्टअप एग्नोसिस, कौन सा स्टार्टअप है, एग्नोसिस जो है, इन्होंने फर्स्ट पोजीशन ली है और $2500 के साथ, कितने, $2500 के साथ में जो है एग्नोसिस स्टार्टअप ने क्या किया है, फर्स्ट स्थान प्राप्त किया है आइडिया प्रेस्ड कैटेगरी में। और सेकंड स्थान इसमें कौन से ने किया है, तो सेकंड स्थान है इसमें टेक्लॉन्ज जो है प्राइवेट लिमिटेड का, ठीक है, टेक्लॉन्ज वालों का दूसरा स्थान है यहाँ पे आइडिया प्रेस्ड स्टेज में। यहाँ पे सेकंड स्थान है कैटलक्स का अर्ली ग्रोथ में। पिच बैटल में बात करें तो पिच बैटल जो है, इसके ग्रैंड फिनाले के माध्यम से क्या है, नवाचारों को, इनोवेशंस को प्रोत्साहित किया गया है। नेक्स्ट अपनी न्यूज़ है नेशनल पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप, कृष्णा नागर ने इसमें दोहरा स्वर्ण जीता है। जयपुर के स्टार खिलाड़ी है कृष्णा नागर, इन्होंने हैदराबाद में आयोजित 7वीं सीनियर नेशनल पैरा बैडमिंटनशिप जो है, उसमें क्या किया है, अपना गोल्ड मेडल जीता है। जयपुर के हैं ये खिलाड़ी कृष्णा नागर, सभी आप उनको जानते ही होंगे, और इनका संबंध है पैरा बैडमिंटनशिप से। और इसका अभी जो है 7वीं नेशनल चैंपियनशिप्स का आयोजन हुआ था, कहाँ पर, हैदराबाद में, हैदराबाद में इसका आयोजन हुआ है और इसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। तो कृष्णा नागर ने जो है यहाँ पे 2 गोल्ड मेडल जीते हैं। तो एक तो इन्होंने देखो पुरुष एकल में जीता है SH6 कैटेगरी में, किसको हरा करके, तो सुदर्शन MS को हरा करके इन्होंने जीता है। दूसरा इन्होंने मिश्रित कैटेगरी SH6 में जीता है। तो कृष्णा ने किसके साथ में मिलकर, कृष्णा ने जो है नित्या श्री सुमति सिवान, क्या है, नित्या श्री सुमति सिवान जो है, इनके साथ में मिलकर क्या है, मिश्रित युगल कैटेगरी में भी स्वर्ण पदक जीता है। तो कृष्णा नागर के संबंध में आपको 2 चीज़ें याद रखनी है कि इन्होंने क्या किया है, अभी जो 7वीं सीनियर नेशनल पैरा बैडमिंटनशिप थी हैदराबाद में जिसका आयोजन हुआ, उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीते हैं, दो गोल्ड मेडल जीते हैं। एक तो पुरुष सिंगल में, मेन सिंगल में SH6 कैटेगरी में, किसको हराकर, सुदर्शन MS को हराकर। दूसरा इन्होंने मिश्रित युगल में जीता है, कृष्णा ने नित्या श्री सुमति निवान है जो सिवान है, इनके साथ मिलकर भी गोल्ड मेडल जीता है। और ये जीत जो है इंटरनेशनल प्रतियोगिता से पहले कृष्णा नागर के बेहतरीन
परफॉर्मेंस और आत्मविश्वास को दर्शाती है। अब आगे देखिए, मसाला जो है औद्योगिक संगोष्ठी और किसान मेला 2026, ये कहाँ पे आयोजित हुआ? तो ये अजमेर में आयोजित हुआ है। अजमेर का जो तबीजी है यहाँ पर क्या है? राष्ट्रीय बीजीय अनुसंधान केंद्र, मसाला अनुसंधान संस्थान है। क्या है अजमेर के तबीजी में? राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान संस्थान है। यहाँ पर 7 मार्च 2026 को एक भव्य मसाला औद्योगिक संगोष्ठी और किसान मेला आयोजित किया गया। तो इसका उद्घाटन करने वाले कौन थे? तो केंद्रीय जो कृषि राज्य मंत्री थे भागीरथ चौधरी, इन्होंने क्या है इसका उद्घाटन किया और इस संस्थान में नई बीज प्रसंस्करण सुविधा का भी लोकार्पण किया है। 2000 से ज़्यादा किसानों ने, कृषि उद्योग वैज्ञानिक ने इन्होंने यहाँ पे भाग लिया था और 19 जनवरी 2000 को ये केंद्र स्थापित किया गया था। 19 जनवरी 2000 को क्या है ये राष्ट्रीय बीज मसाला संस्थान यहाँ पे क्या है आयोजित किया, एस्टेब्लिश किया गया था। और अभी ये क्या है अपना रजत जयंती वर्ष मना रहे थे और यहाँ पे 2400 जर्म प्लाज्मा का क्या है विशाल संग्रह भी है तबीजी अजमेर में। नेक्स्ट है अपनी न्यूज़ की, राजस्थान रॉयल्स जो है इन्होंने IPL की ये टीम है राजस्थान रॉयल्स, इन्होंने 15,282 करोड़, कितने 15,282 करोड़ में इनकी फ्रेंचाइजी जो है बिकी है। तो IPL की पहली चैंपियन टीम है राजस्थान रॉयल। इसको भारतीय मूल के अमेरिकी बिजनेसमैन, क्या नाम है इनका? काल सोमानी के नेतृत्व में कंसोर्टियम ग्रुप ने खरीद लिया है। राजस्थान रॉयल्स को खरीदने वाले कौन हैं? तो अभी जो है अमेरिका के बिजनेसमैन है काल सोमानी, इनके नेतृत्व में कंसोर्टियम ग्रुप ने इनको खरीद लिया है राजस्थान रॉयल्स को। और जो है कितने में खरीदा है? तो $1.63 बिलियन, मतलब 15,282 करोड़ की बोली लगाई है, जो IPL के इतिहास में सबसे बड़ी है। अब तक इतनी महंगी बोली इसके लिए ही लगाई गई है, ठीक है। और जब मेगा डील हो जाएगी तो इसके लिए BCCI की मंजूरी इनको लेनी पड़ेगी। काल सोमानी जो है 2021 से ही एक इन्वेस्टर के रूप में यहाँ पे जुड़े हुए हैं राजस्थान रॉयल्स में और 2008 में IPL की सबसे सस्ती फ्रेंचाइजी थी, मात्र 320 करोड़, और अभी कितनी हो गई है? 15,282 करोड़ भी हो गई है, तो कई गुना ये बढ़ चुकी है। तो ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको याद रखना है कि राजस्थान रॉयल्स जो है उसको किसने खरीद लिया है? अभी काल सोमानी ने खरीद लिया है कंसोर्टियम ग्रुप के तहत। कितने में? 15,282 करोड़, $1.63 बिलियन में। अब देखिए प्राचीन ग्रंथों और पांडुलिपि जो है इनका संरक्षण और डिजिटलाइजेशन जो है इसके लिए जो है अपने राजस्थान में 14 लाख से ज़्यादा ग्रंथ और प्राचीन ग्रंथ और पांडुलिपि के लिए क्या है जो है ज्ञान भारतम मिशन का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत विशेष सर्वे अभियान चलाया जा रहा है। कौन सा है? पांडुलिपि और प्राचीन ग्रंथों के संरक्षण के लिए ज्ञान भारतम मिशन का आयोजन किया जा रहा है, विशेष सर्वे अभियान चलाया जा रहा है। और ये जो है सर्वे 16 मार्च से 3 अप्रैल को केंद्र सरकार के तहत, ठीक है, केंद्र सरकार के संस्कृति मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। नोडल अधिकारी इसमें देखें तो नोडल अधिकारी अपने राजस्थान संस्कृत अकादमी है, उसके निदेशक हैं लता श्रीमाली, ठीक है। तो कौन है अपने राजस्थान में इसके लिए निदेशक? तो ये हैं राजस्थान संस्कृत अकादमी के निदेशक लता श्रीमाली, इनको राज्य का नोडल अधिकारी इसके लिए बनाया गया है। और जो पांडुलिपि विरासत है इसके बेहतर प्रबंधन मैनेजमेंट के लिए क्या है राज्य पांडुलिपि विरासत परिषद भी शीघ्र ही बनाई जाएगी। क्या बनाई जाएगी? एक काउंसिल बनाई जाएगी पांडुलिपि विरासत के लिए। और जो है राजस्थान में मेन रूप से 2 मुख्य क्लस्टर केंद्र और 3 क्या बनाए जाएंगे? स्वतंत्र केंद्र कार्य करने के लिए बनाए जाएंगे। 2 तो मेन क्लस्टर सेंटर बनाए जाएंगे और 3 क्या बनाए जाएंगे? स्वतंत्र केंद्र बनाए जाएंगे इसके काम करने के लिए। और सूचना दर्ज करने के लिए तो क्या है ज्ञान भारतम ऐप का यूज़ किया जाएगा। किसके लिए? सूचना दर्ज करने के लिए। और जागरूकता जो है अवेयरनेस के लिए जो है हर घर दस्तक अभियान चलाया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा कि भाई जो है सूचना दर्ज के लिए तो क्या है ज्ञान भारतम ऐप का यूज़ किया जाएगा और जागरूकता के लिए हर घर दस्तक अभियान चलाया जाएगा। डिजिटलाइजेशन का कार्य जो है 12 जनवरी 2026 से क्या है चल रहा है और अब तक 35,411 पेज, कितने 35,411 पेज और 1,18,750 पांडुलिपि की स्कैनिंग पूरी हो चुकी है। तो ये अगर आपको डाटा याद रहता है तो अच्छी बात है, नहीं रहता तो ये तो याद करना ही है कि भाई जो अपना अभी पांडुलिपि से रिलेटेड क्या चल रहा है, एक मिशन चल रहा है जिसमें ज्ञान भारतम जो मिशन है उसके तहत इनका डिजिटलाइजेशन किया जा रहा है। कब से कब तक चला है? 16 मार्च से 3 अप्रैल तक चला है। संस्कृति मंत्रालय के द्वारा चल रहा है। राजस्थान की जो अपनी संस्कृत अकादमी है उसकी निदेशक लता श्रीमाली को इसका नोडल क्या बनाया गया है? नोडल इंचार्ज बनाया गया है लता श्रीमाली को राज्य का। और इसमें 2 तो मेन के क्लस्टर अपन करेंगे और 3 जो है स्वतंत्र वाले करेंगे। और सूचना दर्ज के लिए ज्ञान भारतम ऐप, जागरूकता के लिए हर घर दस्तक 12 जनवरी से अपन इसको चला रहे हैं। और 35,411 पेज और 1,18,750 पांडुलिपि हमने स्कैन कर ली है, मतलब इनका डिजिटलाइजेशन कर दिया है। अब देखो देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय चर्म रोग संस्थान, तो देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय चर्म रोग संस्थान अपने SMS हॉस्पिटल है जयपुर में बनाया गया है। तो ये क्या है? इंटरनेशनल लेवल का क्या है? इंस्टीट्यूट ऑफ डर्मेटोलॉजी है, चर्म रोग संस्थान है,
ठीक है। और लंदन में क्या है, लंदन में तो पहला है, लंदन के बाद विश्व का 2nd नंबर का एडवांस एंड एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट है ये, जो डर्मेटोलॉजी के क्षेत्र में हाई क्वालिटी की मेडिकल फैसिलिटीज़ आपको प्रदान करेगा। इस संस्थान में 6 प्रकार की लेज़र मशीनें जो है लाई गई है, जो क्या करेगी, जन्मजात कॉस्मेटिक बीमारी का उपचार करने में सहायक होगी। तो पहला तो भाई क्या था, पहला सबसे बड़ा है लंदन में डर्मेटोलॉजी से रिलेटेड इंस्टीट्यूट। फिर अपना है 2nd नंबर पर अभी इन्होंने बनाया है दूसरा सबसे एडवांस, और ये FMS जयपुर में, ठीक है। इसमें 6 प्रकार की लेज़र मशीनें रहेगी, जैसे डायोड, फ्रैक्शनल, कार्बन मोनोऑक्साइड, एक्साइमर आदि, ठीक है। अब बात करते हैं आगे। तो आगे अपने पास है मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने क्या किया, होंडा के पहले EV मॉडल का अनावरण किया। होंडा जो है उसके पहले EV मॉडल होंडा ज़ीरो अल्फ़ा का भी इन्होंने उद्घाटन किया है, ठीक है। होंडा ज़ीरो अल्फ़ा का अनावरण किया है किसने, मुख्यमंत्री जी ने। कब, 14 मार्च को। इलेक्ट्रिक है वाहन है ये, और इसमें जो है देखो अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक वाहन का उत्पादन राजस्थान के टपुकड़ा अलवर में किया जाएगा। कहाँ पे किया जाएगा इसका, राजस्थान के टपुकड़ा अलवर में किया जाएगा। 1200 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। होंडा ज़ीरो अल्फ़ा का उत्पादन इसी वर्ष 2026 के लास्ट तक शुरू होने की संभावना बताई जा रही है। और होंडा के टपुकड़ा संयंत्र का शिलान्यास वर्ष 2007 था, मतलब 2007 में होंडा का टपुकड़ा संयंत्र जो है अलवर में इसका स्टार्ट हुआ था। और यहाँ वाहनों का उत्पादन हमने 2014 से स्टार्ट किया था। शिलान्यास तो 2007 में कर दिया, फिर बिल्डिंग वगैरह बनी, सब काम चालू हुए, तो 2014 में क्या है उत्पादन हमने यहाँ पे स्टार्ट किया था होंडा कंपनी से, ठीक है। और अनावरण के अवसर पे होंडा कोर्स इंडिया के प्रेसिडेंट और CEO ताकेशी नाकाजीमी भी उपस्थित थे। तो ये इतना इंपॉर्टेंट न्यूज़ वैसे नहीं है। अब देखिए राजस्थान स्टेट गैस जो है RSGL को राष्ट्रीय डायमंड अवार्ड मिला है। क्या मिला है, राष्ट्रीय डायमंड अवार्ड मिला है। राजस्थान सरकार के संयुक्त उपक्रम राजस्थान स्टेट लिमिटेड को स्मार्ट गैस वितरण के क्षेत्र में क्या है उत्कृष्ट नवाचार के लिए राष्ट्रीय लेवल पर डायमंड अवार्ड से क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। ये सम्मान जो है नई दिल्ली में आयोजित समारोह में इंडिया स्मार्ट ग्रिड फोरम के द्वारा प्रदान किया गया है। किसके द्वारा प्रदान किया गया है, नई दिल्ली में तो आयोजन हुआ और प्रदान किया गया इंडिया स्मार्ट ग्रिड फोरम के द्वारा, ठीक है। राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड को दिया गया है ये पुरस्कार, कौन सा, राष्ट्रीय डायमंड पुरस्कार। और जो ये है RSGL, इसको ये पुरस्कार IoT जो है उसके आधार पर प्रभावी उपयोग और CNG मदर स्टेशन को क्या है प्रभावी प्रबंधन के लिए मिला है। उन्नत IoT टेक्निक से CNG स्टेशनों का संचालन अब रियल टाइम निगरानी में किया जा रहा है। डेटा एकीकरण, स्वचालित प्रबंधन, कंप्रेसर जैसी एक्टिविटीज़ के लिए इनको संचालित किया जा रहा है। RSGL को क्या मिला है, नेशनल डायमंड अवार्ड मिला है। अब सम्मान जो समारोह है वो कहाँ हुआ था, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो नई दिल्ली में हुआ था, किसके द्वारा, तो इंडिया स्मार्ट ग्रिड फोरम के द्वारा। बस इतना याद रखो। आगे बढ़ते हैं। आगे है अपने पास राष्ट्रीय नगरपालिका संशोधन विधेयक 2026। तो ये विधेयक 10 मार्च को पारित किया गया है नगरपालिका के लिए। फिर ऐसा ही पंचायती राज के लिए। तो इसमें यह है कि अगर आप नगरपालिका जो है नगरीय निकाय का चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो पहले क्या था, 2 से ज़्यादा संतान होने पे आप चुनाव नहीं लड़ सकते थे। तो इसको अभी पूरी तरह एंड कर दिया गया। 2 से ज़्यादा अगर आपके पास संतान है तो उसको भी पूरी तरह एंड कर दिया गया। ये नियम मूल रूप से 1995 में लागू किया गया था, तो इसको एंड कर दिया गया है। साथ में ही जो है कुष्ठ रोग से प्रबंधन प्रतिबंध जो था उसको भी हटा दिया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि जो भी कुष्ठ रोग को खतरनाक रोग की कैटेगरी में मानते थे उससे बाहर कर दीजिए, जिससे प्रभावित जो व्यक्ति है कुष्ठ रोग से वे भी चुनाव लड़ सकेंगे, ठीक है। तो ये सब क्यों किया गया है, भेदभाव को मिटाने के लिए किया गया है। तो ये संशोधन नगरपालिका एक्ट में समानता लाने, कुष्ठ रोग से प्रभावित व्यक्तियों में भेदभाव मिटाने के लिए किया गया है। और 2 से ज़्यादा संतान वाला भी यहाँ पे खत्म कर दिया, कुष्ठ रोग वाला भी कम्प्लीटली एंड कर दिया गया है। नगरपालिका एक्ट है ये अपना 2009 वाला, इसमें संशोधन किया है। अब नगरीय विकास मंत्री जो जाबर सिंह खर्रा है, इनके अनुसार प्रदेश की 309 में से 234 नगर निकाय में परिसीमन का काम पूरा हो चुका है। और राज्य सरकार की जो अधिनियम की धारा 10 के तहत क्या किया जाता है, निकायों का सीमांकन और परिसीमन ये किया जाता है, ठीक है। तो ये राजस्थान पॉलिटी अगर किसी के है तो वो थोड़ा सा वहाँ पे पूछा जा सकता है। ये परिसीमन वाला नगरीय नगरपालिका और पंचायती राज आपके सिलेबस में है ही, 1st ग्रेड में भी 2nd ग्रेड में, तो इसको आप थोड़ा सा अच्छे से देख सकते हैं। अब देखिए, अब सेम ऐसा ही जो है विधेयक है पंचायती राज के लिए भी लाया गया है। इसमें भी 2 बच्चों की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है, जिससे जो भी स्थानीय चुनाव है उसमें जो है 2 बच्चों से ज़्यादा वाले जो भी व्यक्ति हैं वो अपना चुनाव लड़ सकते हैं। तो राजस्थान पंचायती राज एक्ट जो है 1994 की धारा कौन सी, धारा 19 के तहत इसको हटाया गया है। जो 2 या 2 से अधिक संतान होने पर चुनाव लड़ने को क्या मानता था, अयोग्य मानते थे। चुनावी पात्रता अब क्या है कि 2 से अधिक संतान वाला व्यक्ति भी प्रदेश की पंचायती राज संस्था मतलब पंच सरपंच का चुनाव लड़ सकता है। सरकार के अनुसार जो 94-95 में प्रजनन दर थी, टोटल फर्टिलिटी रेट थी, वो 3.6 थी। कितनी थी, 3.6 थी, जो अब काफ़ी कम हो चुकी है। इसलिए ये प्रतिबंध अब प्रासंगिक नहीं रहा, इसलिए इसको हटा दिया गया है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो राजस्थान पंचायती राज की कौन सी धारा के तहत, तो धारा 19 के तहत। ये थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ से, और कोई यहाँ पे क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हैं। अब देखिए, आमेर में जो है महाराणा प्रताप खेलकूद यूनिवर्सिटी जो है, इसके लिए विधेयक पारित किया गया है। तो राजस्थान विधानसभा ने बजट सत्र के अंतिम दिन में क्या है 10 मार्च को महाराणा प्रताप खेलकूद यूनिवर्सिटी जयपुर विधेयक को पारित किया है।
ये विश्वविद्यालय जो है जयपुर के आमेर में स्थापित होगा। कौन सा? महाराणा प्रताप खेलकूद यूनिवर्सिटी जयपुर में जो है, जयपुर में भी आमेर में क्या होगी? एस्टेब्लिश होगी। और इसमें 2 लाख वर्ग मीटर की भूमि इन्होंने चिन्हित कर ली है। और लागत कितनी लगेगी? 101 करोड़ रुपये। और जो ये यूनिवर्सिटी होगी महाराणा प्रताप वाली, तो इसमें क्या होगा? सारा अधिकार क्षेत्र अपने राजस्थान का रहेगा, ओनली राजस्थान का। और जो राजस्थान के सारे सरकारी निजी खेल कॉलेज हैं, अकादमी है, इंस्टीट्यूट हैं, वो इससे क्या हो सकेंगे? एफिलेटेड हो सकेंगे। और शुरुआती चरण में राज्य के प्रत्येक संभाग से क्या है? एक एक खेल कॉलेज को यहाँ पे जोड़ेंगे। ठीक है, शुरू में क्या करेंगे? जो भी अपने 7 संभाग है उनसे एक एक जो है स्पोर्ट कॉलेज को जोड़ने का प्रावधान इसमें रखा गया है। महाराणा प्रताप खेलकूद यूनिवर्सिटी कहाँ बन रही है? आमेर में बन रही है, जयपुर के आमेर में। और यहाँ पे भूमि कितनी है? तो 2 लाख वर्ग मीटर भूमि चिन्हित की है और 101 करोड़ रुपये की लागत का अनुमान है। और जो ये विश्वविद्यालय, इसका सुचारू संचालन करने के लिए कुल गुरु की अध्यक्षता में प्रबंध बोर्ड बनाया गया और एक उच्च सलाहकार समिति का गठन किया गया है। और स्पोर्ट साइंसेज, कोचिंग, मेडिसिन, टेक्नोलॉजी, एडवेंचर स्पोर्ट, इसके आधुनिक विषयों में क्या होगा? प्रशिक्षण होगा और अनुसंधान की व्यवस्था यहाँ पे मिलेगी। करियर, क्या क्या आप करियर ऑप्शन इसमें देख सकते हैं। तो जो संस्थान है ये युवाओं को बायोमैकेनिक्स, फिजियोथेरेपी, स्पोर्ट साइकोलॉजी और डेटा एनालिसिस जैसे जो भी क्षेत्र है उसमें करियर बनाने में हेल्प करेगा। कौन कौन सा है? बायोमैकेनिक्स है, फिजियोथेरेपी है, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, डेटा एनालिसिस के क्षेत्र में करियर बनाने में मदद करेगा। अब देखो अजमेर में क्या है? राजस्थान आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा विश्वविद्यालय के लिए विधेयक पारित किया गया है। कब? 9 मार्च को किया गया है। राजस्थान आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा विश्वविद्यालय अजमेर विधेयक 2026। तो राजस्थान का दूसरा जो है ये यूनिवर्सिटी होगा, क्या है? राजस्थान का दूसरा यूनिवर्सिटी होगा अजमेर में। कहाँ पे होगा? अजमेर में। पहला कहाँ पे? पहला है अपने जोधपुर में। कहाँ पे? आयुर्वेद वाला ये जोधपुर में है। और सेकंड नंबर का ये होगा, सेकंड नंबर का अपना राजकीय आयुर्वेद विश्वविद्यालय अजमेर में। ठीक है, अब इसमें जो है इसकी घोषणा इन्होंने बजट 24-25 में ही कर दी थी। MDSU जो है महर्षि दयानंद जो यूनिवर्सिटी है अजमेर की, उसकी में 11.93 हेक्टेयर भूमि आवंटित की जा चुकी है। और यहाँ पे आयुर्वेद, योगा, नेचुरल चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी जैसे संकायों में क्या कराई जाएगी? NEP के तहत हायर एजुकेशन और रिसर्च यहाँ पे होती रहेगी। और यहाँ पे बाकी की चीज़ें हैं वही ये सब जो आपको पता है। अब देखो राजस्थान के राजस्व में 7.10% की क्या है? प्रभावशाली वृद्धि की गई है। कितनी? राजस्थान का जो राजस्व है, रेवेन्यू है, उसमें 7.10% की प्रभावशाली वृद्धि देखी गई है। भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार ने राजस्थान राजस्व संग्रहण के मोर्चे पर बड़ी सफलता हासिल की है। इसमें जो है पिछले वर्ष की तुलना में राजस्व में 7.10% की वृद्धि दर्ज की गई है। परिवहन और ग्रीन टैक्स में देखें तो परिवहन विभाग के राजस्व में 9.51% का क्या है? उछाल आया। कितना? परिवहन विभाग ट्रांसपोर्ट की तरफ से जो है 9.51% का उछाल आया। ग्रीन टैक्स में जो है उसमें भी वृद्धि हुई है। ओवरऑल जो है 7.10% की वृद्धि है। ठीक है, और DLC जो दर है, DLC दर में क्या है? DLC दर में सुधार के कारण अर्जित राजस्व में 16.34% की वृद्धि हुई है। खनन क्षेत्र में भी क्या है? प्रतिशत बढ़ा है, लगभग 12% खनन क्षेत्र में। आबकारी विभाग में देखें तो आबकारी विभाग में जो है 7.52% की वृद्धि देखी गई है। तो इस क्लास में इतना ही रखता है और मिलते हैं इसके सेकंड पार्ट के साथ में, क्योंकि थोड़ा सा जो है अप्रैल का करंट अफेयर ज़्यादा पेजेस में है, लगभग 16-17 पेज में है। तो 7 पेज हमने 8 पेज कवर कर लिए हैं। बाकी के जो है पेजेस हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे, ताकि जो है चीज़ें आपको याद भी होती रहें। एक बार में पढ़ने से अच्छा है थोड़ा थोड़ा पढ़े, लेकिन अच्छे से पढ़े, ऐसा मेरा मानना है। आपको वन शॉट की तरह देखनी है तो जब आपको दूसरी क्लास मिल जाए तो आप लगातार दोनों क्लासेस देख सकते हैं। तो अगर क्लास अच्छी लगी है तो आप इसके लिए बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स आपके लिए ही है। अगर आप कुछ अपना फीडबैक देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।